गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रेनबो यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। बच्चों, मैंने आपको कुछ जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स एक फ्लो में क्लियर कराते हुए मैं चल रहा हूँ। ठीक है, हमने अभी पिछले दो अपने जो वीडियो बनाए हैं उसमें हमने पॉलिनेशन को कवर किया है। अब पॉलिनेशन को कवर तो कर लिया, मगर हमारा एक जो टॉपिक था उसको मैंने तैयार तो किया, मगर किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया डियर स्टूडेंट्स। और वो टॉपिक बहुत जानना आपके लिए जरूरी है, और वो जो टॉपिक है जो बीच में स्किप हो गया है उस टॉपिक को मैं आज आपको रिप्रेजेंट करता हूँ, और उस टॉपिक के बाद की फिर जो भी आपके कंटिन्यूअस जो वीडियो आ रहे हैं उनको इस टॉपिक को उसके साथ जोड़ते हुए फिर आगे आपका कंटिन्यू हो जाएगा। जैसे मैं आपके सामने बताऊं, मैंने आपको पिछले वीडियोस में गुरु बीजाणु बता दिया कि किस तरीके से आपके गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, और फिर उसी टॉपिक में मैंने आपको मादा युग्मकोश का निर्माण भी बताया था, भ्रूणकोश का विकास। जो आपने सीखा था कि एक भ्रूणकोश या मादा युग्मकोश में 7 कोशिकी और 8 केंद्र की अवस्था वाला होता है। देखिए बच्चे, उससे पहले एक टॉपिक प्लस हो गया है, उस टॉपिक का नाम है गुरु बीजाणु धानी या बीजांड की संरचना। अब आप ये कहां से आ गया? ये बच्चे वहां से आ गया कि जिस तरीके से हमने नरजन्नांग में पढ़ा था, नरजन्नांग आपने सुना था कि उनके सर के परागकोश को जब हम काटते हैं तो उसके अंदर 4 गोलाकार संरचनाएं निकलती हैं या संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको हम लघु बीजाणु धानी कहते हैं। और इन लघु बीजाणु धानियों में आपकी केंद्र की ओर कई सारी कोशिकाओं का समूह है जिनका नाम था लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, और उनमें अनुसूत्रीय विभाजन से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण हुआ, फिर जाकर वो परागकण बना, फिर आगे जाके वीडियो अपना कंटिन्यू रहा था। अब हमने मादा युग्मकोश का विकास पढ़ लिया मादा जन्नांगों में, लेकिन हमने वो चीज नहीं पढ़ी जो एक्चुअली जरूरी थी या वो प्लस होके नहीं अपलोड हो पाई, तो आज मैं उसको वापस करता हूं। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम सीखेंगे गुरु बीजाणु धानी या बीजांड की संरचना, द स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल। क्लियर? आइए, मैंने आपको बताया है डियर स्टूडेंट्स कि प्रत्येक जो पुष्प होता है, इस पुष्प का जो चौथा चक्र होता है, आप सब लोग जानते हैं, प्रत्येक जो पुष्प होता है इस पुष्प का जो चौथा चक्र होता है, इस पुष्प का जो चौथा चक्र जो होता है, ये जो चौथा चक्र होता है, इस चौथे चक्र को मैंने आपको पहले बताया था, इस चौथे चक्र को हम लोग क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। आपने सीखा है कि सर ये क्या है? ये हमारा एक मादा जन्नांग है जिसको हम कहते हैं जायांग। जायांग, ठीक है बच्चे? इन इंग्लिश गाइनोशियम, गाइनोशियम। ओके, इस जायांग के मैंने आपको पहले बताया कि 3 भाग होते हैं। ऊपर वाला जो बच्चे भाग होता है जो परागकणों, मैंने आपको क्लियर किया पिछली वीडियो में, जो परागकणों को परागण के दौरान स्थान प्रदान करता है, प्लेस देता है, तो इसको हम लोग कहते हैं वर्तिका, स्टिग्मा। नीचे इसकी जो डंडीनुमा भाग होता है, नलिकानुमा भाग होता है, वर्तिका के जस्ट नीचे जो नलिकानुमा भाग होता है, इसको हम लोग कहते हैं वर्तिका। ये वर्तिका होती है जो परागण के अंकुरण के दौरान, परागकण जब अंकुरण कर लेता है तो उसके दौरान जो निकलने वाली जो जनन नली है अर्थात जो पराग नली है वो इसी वर्तिका से होती हुई नीचे की ओर मूव करती है। तो वर्तिका पुष्पासन की ओर जाकर एक फूलकर गोलाकार अंडाकार भाग बनाती है, या फूलकर एक आधारी भाग बनाती है। इस गाइनोशियम का जो नीचे का जो फूला हुआ भाग होता है, इसको हम सब लोग प्यार से जानते हैं, इसको हम कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय। और अंडाशय को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ओव्यूल। क्लियर? अब बात आती है, हमने देखा है कि प्रत्येक मादा पुष्प के जायांग के अंडाशय में अंदर की ओर अनेक छोटी छोटी गोलाकार अंडाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। इन गोलाकार अंडाकार संरचनाओं को ही हम लोग कहते हैं बीजांड या बीजाणु धानी। देखिएगा, प्रत्येक जायांग के अंदर की ओर हमने देखा है कि अनेक छोटी छोटी गोलाकार अंडाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। जिन गोलाकार अंडाकार संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं गोलाकार अंडाकार संरचनाओं को हम लोग बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? बीजांड या गुरु बीजाणु धानी। एक ही बात, बीजांड या गुरु बीजाणु धानी। क्लियर बच्चे? अब आप कहेंगे सर ये जो बीजांड या गुरु बीजाणु धानी है ये किसके द्वारा आपकी इस अंडाशय की भित्ति से जुड़ा रहता है?
तो प्रत्येक जो छोटे गोलाकार अंडाकार संरचनाएं होती हैं, इन छोटे और गोलाकार अंडाकार संरचनाओं को हम बीजांड या बीजाणु ध्वनि कहते हैं, जो एक विशेष वृंतनुमा संरचना के द्वारा, एक विशेष संरचना के द्वारा, वृंतनुमा संरचना के द्वारा ये किससे जुड़े हुए रहते हैं, या बीज वृंत मान लो या फिनिकल्स मान लो, उसके द्वारा प्रत्येक जो बीजांड होता है वो एक भित्ति के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, जिस भित्ति को हम लोग कहते हैं अंडाशय की भित्ति। कौन सी भित्ति? अंडाशय की भित्ति। और ये जो अंडाशय की भित्ति है, यहां पर अंडाशय की भित्ति के द्वारा जो बीजांड जुड़ा हुआ है, इस भित्ति को प्राय हम लोग या तो आप बीज भित्ति कहो या आप इसको बीजांड भित्ति कह सकते हैं, आप इसको अंडाशय भित्ति सॉरी न कह के इसको बीजांड भित्ति कह सकते हैं। और बीजांड भित्ति के द्वारा जो बीजांड किसी अंडाशय के अंदर जुड़े हुए रहते हैं, तो उस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं बीजांड न्यास, प्लेसेंटेशन, या आप कह सकते हैं बीजांड भित्ति इसकी प्लेसेंटा भी कहलाती है या अपरा भी कहलाती है। क्या कहलाती है? अपरा। अपरा के बाद नहीं, ऐसे प्रत्येक जो अंडाशय के अंदर जो बीजांड है, वो बीजांड एक विशेष प्रकार की भित्तिनुमा संरचना के द्वारा, इसके द्वारा भित्तिनुमा संरचना के द्वारा अंडाशय की भित्तियों से अंडाशय के अंदर स्थित रहता है, तो उस भित्ति को हम अपरा भी कह सकते हैं या बीजांड भित्ति भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चे, अपरा। और अपरा को आप सब लोगों ने सीखा होगा कि इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। अब बात आती है कि प्रत्येक अंडाशय के अंदर बीजांडों के लगने की जो अपरा के अंदर व्यवस्था है, प्रत्येक अंडाशय के अंदर बीजांडों के अपरा के अंदर प्लेसेंटा के माध्यम से जो अंडाशय के अंदर लगने की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हम लोग कहते हैं बीजांड न्यास। क्या कहते हैं? बीजांड न्यास, जो कई सारे पादपों में कई प्रकार का होता है, 6 प्रकार का मोस्टली होता है, और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेसेंटेशन। अर्थात किसी भी अंडाशय में, आप इसको डिफाइन अगर कोई करें, अंडाशय में बीजांडों के लगने की व्यवस्था, अंडाशय में बीजांडों के, अंडाशय में बीजांडों के लगने की जो व्यवस्था है, अंडाशय में बीजांडों के लगने की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को कहते हैं बीजांड न्यास। क्या कहते हैं? बीजांड। अब आइए, अब ये जो अनेक छोटी छोटी गोलाकार अंडाकार संरचनाएं हैं, इन्हीं को हम बीजाणु ध्वनि या बीजांड कहते हैं। तो बच्चे बात आती है, ये सब संरचना, अब हम इसकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, तो अंदर इसकी टीएस या एलएस काट के हम सीखेंगे, इसका हम एलएस काटेंगे और एलएस से सीखेंगे कि इसकी संरचना में क्या क्या भाग पाए जाते हैं। देखिए बच्चे, ये बात, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका फोटो, इसकी संरचना की हम बात कर रहे हैं। देखिएगा, ये आपको मैं 2 तरीके से बना सकता हूँ, मगर मैं आपको इस तरीके से दिखाऊंगा। देखिए बच्चे, देखिए प्रत्येक जो बीजांड होता है वो एक अंडाकार गोलाकार संरचना होती है। अब अंडाकार गोलाकार संरचना ये कई सारे आवरण से घिरी हुई होती है।
कई सारे इसमें मृदुकी कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा एवं उनके विभेदन के द्वारा बच्चे ये चारों तरफ से कवर संरचना है, चारों तरफ से घिरी हुई संरचना है। और इस तरीके से जो घिरी हुई संरचना जो अंडाकार आपको दिख रही है, इसको हम लोग कहते हैं बीजांड। अब बात आती है कि ये अपनी स्थिति के आधार पर, अगर मैं कहूं अपनी स्थिति के आधार पर ये किस टाइप का है, तो आप इसको कह सकते हैं इस टाइप का जो बीजांड होता है, इस टाइप का जो बीजांड होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्थोट्रोपस। कैसा बच्चे? इस बीजांड को हम लोग कहते हैं ऑर्थोट्रोपस प्रकार का बीजांड। आर्थ्रोट्रोपस प्रकार का बीजांड आर्थ्रोट्रोपस। ठीक है, आर्थ्रोट्रोपस का मतलब क्या होता है बच्चे? इसके दो भाग होते हैं। अगर ये ऊपर की ओर कर दें तो उसको तो कहते हैं हम लोग ऋजु बीजांड, अगर इसको नीचे की ओर कर दें तो उसको कहते हैं आपका प्रतीक बीजांड। तो ठीक है, तो आर्थ्रोट्रोपस को हम लोग कहते हैं ऋजु बीजांड। ऋजु बीजांड, ऋजु प्रकार का। ठीक है, अब आप देखिए बच्चे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या है? बात ये है कि सब चारों तरफ से प्रत्येक जो बीजांड या गुरु बीजांड धानी होती है वो चारों तरफ से कई सारी आवरणों के द्वारा घिरी हुई होती है, और इन्हीं आवरणों के नीचे की ओर एक विशेष प्रकार का प्रत्येक बीजांड में, समझना, प्रत्येक बीजांड में एक डंठलनुमा भाग होता है। आपको तो दिख रहा होगा, एक वृंतनुमा या डंठलनुमा भाग होता है, जिसकी सहायता से कोई भी जो बीजांड होता है वो अपने अंडाशय के अंदर पाई जाने वाली अपरा से जुड़ा हुआ होता है, भित्ति से जुड़ा हुआ होता है। इस बीजांड के अंदर पाई जाने वाली जो भित्तिनुमा, जो डंठलनुमा संरचना है, वृंतनुमा संरचना है, इसी को हम लोग कहते हैं बीजांड वृंत। क्या कहते हैं? बीजांड वृंत। समझना, इसको बीजांड वृंत कहते हैं। इंग्लिश में इसको बच्चे कहते हैं फ्यूनिकल। क्या कहते हैं? फ्यूनिकल। क्लियर? आप कहेंगे बीजांड वृंत एक वह गुरु बीजाणु धानी की संरचना है जिसकी सहायता से पूरा का पूरा जो बीजांड है वो बीजांड अंडाशय के अपरा वाली भित्ति से जुड़ा हुआ होता है, और जब निषेचन हो जाता है तो यही जो बीजांड वृंत है, यही जो बीजांड वृंत है वो बीज वृंत में रूपांतरित हो जाता है। जैसे आपने कभी देखा हो मटर की फली, जैसे आपने कभी खोल के देखी हो, जैसे आपने कभी मटर की फली का मौका आपको देखी होगी, उम्मीद करता हूं आपने मटर की फली कभी खुलते देखी हो, तो आपने देखा मटर के दाने एक डंठलनुमा भाग के द्वारा आपस में क्या होते हैं, वो जुड़े हुए होते हैं। ये जो मटर के जो दाने होते हैं, मटर के जो बीज होते हैं, वो एक डंठलनुमा एक भित्ति से जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो डंठलनुमा भाग है इसी को हम बीज ग्रंथ कहते हैं, और ये बीज ग्रंथ गुरु बीजाणु धानी में किसके रूप में विद्यमान होता है? बीजाणु ग्रंथ के रूप में विद्यमान होता है। क्लियर? अब बच्चे बात आती है कि प्रत्येक जो बीजांड होता है, इस बीजांड के बीजांड ग्रंथ से ऊपर एक स्थल होता है, और उस स्थल से क्या होता है कि आप देखिए ये बीजांड पूरा का पूरा एक शरीर है, एक स्ट्रक्चर है, और ये पूरा का पूरा बीजांड आप देख रहे होंगे कि यहाँ जुड़ा हुआ है। भाई अगर आप इसको हटा दो, अगर आप इस चीज को यहाँ से हटा दो तो आप देखेंगे ये सब कहीं जुड़ा ही हुआ नहीं। तो पूरे के पूरे बीजांड की जो काय है या बीजांड का जो शरीर है, वो बीजांड आप देख रहे होंगे बीजांड ग्रंथ से एक विशेष प्रकार के भाग के द्वारा क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है, जहां पर वो पॉइंट जहां पर बीज ग्रंथ से या बीजांड ग्रंथ से बीजांड का शरीर जुड़ा हुआ होता है, अटैच होता है, जुड़ा हुआ होता है, उस स्थान को हम लोग कहते हैं नाभिका या हाइलन। इसको याद रखिएगा, नाभिका या हाइलन। क्लियर? मतलब नाभिका वह स्थान है जहां पर बीजांड ग्रंथ बीजांड काय से जुड़ा हुआ होता है या बीजांड के अध्यावरणों से जुड़ा हुआ होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि वह स्थान, वह बिंदु जिस पर बीजांड अपने बीजांड ग्रंथ से जुड़ा हुआ होता है, उस स्थान को नाभिका या हाइलम कहते हैं। मतलब बीजांड ग्रंथ से बीजांड का जुड़ा हुआ स्थान, बीजांड बीजांड ग्रंथ से जुड़ा हुआ वह स्थान जहां वो अटैच होते हैं उसको नाभिका या हाइलम कहते हैं। क्लियर? अब बात आती है बच्चों कि प्रत्येक जो बीजांड होता है या बीजांड का शरीर, मैंने बताया था आपको, मृदुत्की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, और मृदुत्की कोशिकाएं इस प्रकार से विभाजित होती हैं कि संपूर्ण बीजांड को चारों तरफ से क्या करती हैं? कवर करती हैं, और जब कवर करती हैं तो उसको चारों तरफ से घेरती हैं तो इसके ऊपर कुछ विशेष प्रकार के आवरणों का निर्माण करती हैं, और इन्हीं आवरणों को हम लोग कहते हैं बीजांड के अध्यावरण। क्या कहते हैं? अध्यावरण। अध्यावरण क्या हो? तो ये मैं आपके सामने में बताऊं, अध्यावरण ये होते हैं, ठीक है, ये अध्यावरण होते हैं, अध्यावरण, और इन अध्यावरणों को हम लोग कहते हैं इंटेग्यूमेंट्स। क्या कहते हैं? इंटेग्यूमेंट।
इंटेग्यूमेंट। क्लियर? अध्यावरण। अब बात आती है कि अध्यावरणों के आधार पर हमारे बीजांड 3 प्रकार के होते हैं। बड़े गौर से अभी मैं आपको बता दूं, अध्यावरणों के आधार पर हमारे बीजांड बच्चे 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के हमारे बीजांड होते हैं, जिसमें आप सीख सकते हैं कि पहले वाले जो बीजांड होते हैं, जो इंग्लिश में हम अटैगमिक कहते हैं, और मैं आपके सामने सीधा बताऊंगा, हिंदी में बताऊंगा, अध्यावरणीय। अध्यावरणीय। क्लियर? दूसरे जो होते हैं उनको कहते हैं एक अध्यावरणीय। एक अध्यावरणीय। और तीसरे जो होते हैं उनको कहते हैं द्विअध्यावरणीय। द्विअध्यावरणीय। और प्यारे बच्चों, और भी अगर आप फर्दर आगे पढ़ते जाओगे तो ये भी लिखा होता है कि किसी किसी बीजांड में कितने अध्यावरण पाए जाते हैं? 3। तो उसको क्या कहते हैं? त्रिअध्यावरणीय। अब आप इसलिए क्या है, देखिए बच्चे, कि किसी भी बीजांड में चारों ओर कितने आवरण पाए जाते हैं, अर्थात अध्यावरण कितने होते हैं, उसके आधार पर बीजांड के प्रकार बताए गए। अगर ऐसा कोई बीजांड बचे जिस बीजांड के ऊपर कोई भी कैसा भी अध्यावरण उपस्थित नहीं है, ठीक है, यदि बीजांड के ऊपर कोई भी या कैसा भी कोई भी अध्यावरण या आवरण उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसे बीजांडों को हम अध्यावरणीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यावरणीय। क्लियर? अध्यावरणीय। और ये जो अध्यावरणीय होते हैं, इन अध्यावरणीय का मतलब होता है कि इनके बीजांड के चारों ओर आवरण अनुपस्थित होते हैं, अध्यावरण नहीं पाए जाते हैं। और अध्यावरण का काम क्या होता है कि जब निषेचन हो जाता है तो यही बीजांड सूखकर बीज बनाता है, और बीज जब बनाता है तो ये जो आवरण होते हैं, ये आवरण उस बीज के कवच के रूप में रूपांतरित होते हैं, अर्थात बीज का आवरण बनाते हैं। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि यदि बीजांड के ऊपर अध्यावरण अनुपस्थित होंगे तो ऐसे सभी बीज क्या होंगे? ऐसे सभी बीजों पर क्या आवरण बनेगा? तो आप कहेंगे नहीं बनेगा, क्योंकि आवरण के आगे बीज आवरण में रूपांतरित होते हैं। तो इस प्रकार से सारे के सारे बीज कैसे हो जाएंगे? नग्न हो जाएंगे, अर्थात उनके ऊपर कोई भी आवरण उपस्थित नहीं होगा। तो इसी आधार पर आप सीखिएगा, वे पादप जिनके बीजांड में आवरण नहीं होता है उनको अध्यावरणीय पादप कहते हैं। और इसका सुंदर सा उदाहरण आपने सुना होगा, ये पादपों का समूह है जिन पादपों को हम लोग कहते हैं हिंदी में नग्न बीजी पादप, या आपने इंग्लिश में कभी सुना होगा उनको कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स। क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म्स। आपने सुना होगा जिम्नोस्पर्म्स पादपों के बीज बीजावरण के द्वारा ढके हुए नहीं होते हैं, इसलिए उन पादपों को हम नग्न बीजी पादप कहते हैं या जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं, क्योंकि उनके बीजांड पर किसी प्रकार के आवरण या अध्यावरण उपस्थित नहीं होते। क्लियर? दूसरी बात आती है एक अध्यावरणीय। एक अध्यावरणीय का प्यारे बच्चों मतलब होता है कि ऐसा कोई बीजांड जिसके ऊपर आवरण की संख्या केवल कितनी हो? 1 हो, तो ऐसे आवरणों को या ऐसे बीजांडों को एक अध्यावरणीय कहते हैं। और एक अध्यावरणीय जिनके ऊपर पाया जाता है बच्चों, उनके जो बीजावरण होते हैं या उनके ऊपर बीज का जो आवरण होता है वो कैसा होता है? वो आवरण पतला होता है, पतली छिलके जैसा होता है, बहुत पतले, जैसे गेहूं। आप सीख सकते हैं गेमोपेटली के जो सदस्य हैं, किसके सदस्य हैं? जो गेमोपेटली के जो सदस्य हैं, या मैं आपके सामने बात करूं गेमोपेटली में जो आपके आते हैं, जैसे आप ग्रासेस की बात करें, गेहूं वगैरह है, ठीक है, गेहूं वगैरह है, जो भी आपके सीरियल्स हैं, उन सीरियल्स में आपका इस टाइप का भी प्लांट मोनोकोटिलिडनी के अंदर, सीरियल्स के अंदर भी आपका एक अध्यावरणीय मिलता है। द्विअध्यावरणीय का मतलब होता है कि ऐसे आवर्तबीजी पादप, द्विअध्यावरणीय का मतलब ऐसा कोई बीजांड जिसके ऊपर 2 आवरण पाए जाते हैं तो द्विअध्यावरणीय कहते हैं। तो अधिकांशतः आपके द्विबीजपत्री जो पादप है, अधिकांशतः जो डाइकोट्स हैं, उन अधिकांश डाइकोट्स की कौन सी मेंबर में? पॉलीपेटली वाले मेंबर, जो पॉलीपेटली के होते हैं। अब अगर पॉलीपेटली का मतलब क्या होता है? जैसे बच्चे आपका सरसों है, जैसे आपका चना है, जैसे आपकी मटर है, इन पादपों के अंदर सरसों, चना, मटर, इन पादपों के अंदर आपने देखा है कि इनके बीजों के ऊपर आवरण काफी कठोर होता है। इसका मतलब क्या है कि उसके बीजांड में 2 अध्यावरण उपस्थित है, एक बाहर वाला बनाता है टेस्टा और अंदर वाला होता है टेगमेन। क्लियर? तो द्विअध्यावरण। और यदि किसी के ऊपर 3 अध्यावरण उपस्थित होते हैं तो ऐसे बीजांड को हम त्रिअध्यावरणीय कहते हैं। क्लियर? तो आपको मैं कुछ समझ सकता हूं, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने आवरण हैं। आप देखेंगे कि इस बीजांड के अंदर मुख्यतः से 2 आवरण हैं। एक बाहर की ओर जो आवरण है उसको कहते हैं हम बाहरी अध्यावरण। क्या कहेंगे आप? बाहरी अध्यावरण। और बाहरी का आप अगर इंग्लिश में कहो तो इसको हम आउटर इंटेंगुमेंट कह सकते हैं, आउटर इंटेंगुमेंट। क्लियर? ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा ज्यादा ही करेंगे तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम आएगी। जो अंदर वाला जो दूसरा अध्यावरण है,
आप इसको देख रहे हो, दूसरा जो अध्यावरण है, ये तो आपका पहला वाला बाहर वाला है, ये दूसरा वाला जो अध्यावरण है इसको प्यारे बच्चे कहते हैं अंत्य अध्यावरण। कौन सा अध्यावरण? अंत्य अध्यावरण। और इस अंत्य अध्यावरण को हम लोग कहेंगे, इस अंत्य अध्यावरण को आप कह सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इनर इंटेग्यूमेंट। कौन सा इंटेग्यूमेंट? इनर इंटेग्यूमेंट। क्लियर? ओके बच्चे, अब बात आती है कि सर ये जो बीजांड है, इस बीजांड के ऊपर दो आवरण आपने लिखा है, बाहरी अध्यावरण और अंतर अध्यावरण। अब इस पूरे बीजांड के अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का बच्चा एक समूह होता है जो पूरे बीजांड की काय को बनाता है, बीजांड की बॉडी को बनाता है। और इस संरचना को हम क्या कहें? तो प्रत्येक बीजांड की जो काय होती है, जो मेन बॉडी होती है, जिससे पूरे बीजांड का फॉर्मेशन हुआ है, उस बीजांड की संरचना को, जहां बहुत सारी कोशिकाओं का पुंज इकट्ठा है, तो मैं आपको देखो यहां कोशिश करता हूं, आप सीखिएगा। जैसे मैंने आपके सामने इतना ग्रुप बना दिया, ठीक है बच्चे? ये तो ये जो कोशिकाओं, वैसे आवरण में होता नहीं, पर मैं आपको क्लियर कर रहा हूं थोड़ा सा। ये जो कोशिकाओं का जो पुंज इकट्ठा हुआ है, जो सारे बीजांड का फॉर्मेशन किया है, जिसने निर्माण किया है, इस प्रकार की जो मेन बॉडी होती है, इस मेन बॉडी को मैं प्यारे बच्चों में क्या कहता हूं? इस मेन बॉडी को मैं कहता हूं बीजांड काय। क्या कहता हूं? प्रत्येक बीजांड में कोशिकाओं के पुंजों के रूप में उपस्थित एक वह कोशिकाओं का समूह जो पूरे बीजांड का फॉर्मेशन करता है, जहां कोशिकाओं का समूह इकट्ठा होता है, काफी विभेदन करती है, काफी विभाजन करती है। इस प्रकार की बॉडी का, इस प्रकार का जो पुंज है कोशिकाओं का, वो पूरा का पूरा पुंज क्या कहलाता है? बीजांड काय कहलाता है। मेन पार्ट होता है किसी भी बीजांड का, ये बच्चे मेन पार्ट होता है। आगे क्लियर करूंगा मैं क्यों मेन पार्ट होता है, ठीक है? मुख्य भाग होता है। अब बात आती है कि बच्चे इस बीजांड के आधारीय भाग और इसके निचले वाले भागों के आधार पर पूरे बीजांड की लोकेशन को देखते हुए, इसकी स्थिति को देखते हुए, हमने पूरे बीजांड के अंदर दो भाग दिया, दो सिरे होते हैं। आप कहेंगे प्रत्येक बीजांड में बच्चे दो सिरे होते हैं, मैंने ध्यान से देखना, बीजांड का वह सिरा जैसे ऐसे लगता है ये इसका आधार बना रहा है, बेस बना रहा है। तो बीजांड का वह सिरा जो उसको बेस प्रदान करता है या बीजांड को आधार देता है, तो उस वाले सिरे को बच्चे हमने एक नाम दिया, इसको आपको आगे भी याद रखना कि बीजांड का वह सिरा जो आधार होता है या आधारी होता है, आधार प्रदान करता है, तो उस वाले सिरे को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? निभागी सिरा। क्लियर करना इस चीज को, बड़े गौर से सुनना कि बीजांड का आधारीय जो भाग है, जिस पर पूरा बीजांड रखा हुआ है, आधारित है, बेस है उसका, उस बीजांड के भाग को हम लोग कौन सा सिरा कहते हैं? निभागी सिरा। आप वैसे तो इसको हम निभाग कहते हैं, मगर इस सिरे की अगर बात करें तो हम इसको निभागी सिरा कह सकते हैं। प्यारे बच्चों आप देखना, वैसे हम इसको क्या कहते हैं? निभाग, और निभाग को इंग्लिश में कहते हैं चलेजा। यस, ओके। और निभाग के जस्ट नीचे की ओर बच्चा एक वह सिरा जहां पर अध्यावरण अनुपस्थित होते हैं। आप देखिए बीजांड का वह सिरा जहां पर बिल्कुल अध्यावरण नहीं पाया जाता, देखिए पूरा बीजांड अध्यावरणों से घिरा हुआ है, लेकिन एक वह क्षेत्र है जहां किसी प्रकार से बीजांड के अध्यावरण उपस्थित नहीं है, अर्थात अनुपस्थित है। इस वाले सिरे को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इस वाले सिरे को कहते हैं बीजांड द्वारी सिरा। कौन सा सिरा? बीजांड द्वारी सिरा। क्लियर हो गया आपको? तो आप देख सकते हैं दो सिरे होते हैं, एक तो आधारी सिरा जिसको हम कहते हैं निवास, और एक जो वह सिरा बीजांड का जहां कोई भी अध्यावरण नहीं पाए जाते उसको हम कहते हैं बीजांड द्वारी सिरा, और इसको इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं बच्चे? माइक्रोपाइल। क्लियर? माइक्रोपाइलर एंड या माइक्रोपाइल। क्लियर? अब बच्चे एक यहाँ इंपॉर्टेंट मैंने बात बताया कि बीजांड का किसी बीजांड का एक मुख्य भाग होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसी बीजांड, अब आपका वो टॉपिक आता है जहां मैंने आपको गुरु बीजांड जन्म पढ़ाया था, मादा बीजांड का विकास पढ़ाया था, वो बताओ यही बीजांड का जो कोशिकाएं होती है, प्रपुष्प कोशिका के बाद एक सक्रिय कोशिका के रूप में काम करती है, जिनको हम कहते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। और इसी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु जनन हुआ, और इसी कोशिका से आगे फर्दर डिवीजन होकर सेल का एक मादा यूकोरियोट का विकास हुआ, जो मैंने आपको पहले बताया था कि एक परिपक्व मादा यूकोरियोट बीजांड के अंदर पाया जाता है, जो कितने कोशिकीय होता है? 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय। इसमें आपने सीखा था कि निभागी सिरे की और प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं, बीच में आपका द्विवृत्त क्या पाया जाता है? ध्रुवीय केंद्रक पाया जाता है, और नीचे की ओर बच्चे क्या होता है कि दो छोटी छोटी कोशिकाएं थी जिनको हम सारे कोशिकाएं कहते हैं, और एक कोशिका काफी आकार में बड़ी थी जिसको हम क्या कहते हैं? अंड कोशिका कहते हैं। तो शायद आपको ये चीज याद आ रही होगी, मैंने टॉपिक में पढ़ाया है आपको, ये स्किप हो गया था तो आप सीख सकते हैं। जो बीच में जो मैंने बनाया, ये क्या बनाया है? यही है मादा युग्मकोद्भिद, फीमेल गेमेटोफाइट, या आप इसको कह सकते हैं कि सर यही है भ्रूण कोश, मादा युग्मकोद्भिद या बच्चे भ्रूण
भ्रूणकोश, और इसी भ्रूणकोश का अब हमने परागकण के माध्यम से ये सीखा कि किस तरीके से यहाँ पर आपका पॉलिमरेज आएगा, फिर किस तरीके से निषेचन क्रिया संपन्न होगी। तो ये क्या है, मादा यूनिट, इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पहले पढ़ा दिया। नेवाली से बड़ी कोशिकाएं क्या होती हैं, इनको कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं, आपको पहले मैंने बता दिया है, ज्यादा जानकारी आपको पहले से हो रखी है। बीच में जो कोशिका केंद्रीय कोशिका होती है जिसमें द्विगुणित केंद्रक मिलता है, इसका नाम मैं आपको पहले बताया था, क्या होता है ये, द्वितीयक केंद्रक। क्या होता है ये, द्वितीयक केंद्रक। ठीक है बच्चे, जो इसकी गुणिका क्या होती है, पुगन होता है। और नीचे बीजांड द्वार वाले सिरे पर तो छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं को मैंने आपको पहले बता रखा था, क्या थी ये, सहायक कोशिकाएं। और ये जो सहायक कोशिकाएं और इनके बीच में एक बड़ी कोशिका होती है जिसको कहते हैं अंड कोशिका। इस तरीके से बच्चे एक परिपक्व बीजांड की ये संरचना होती है। ठीक है बच्चे, और जो आपकी स्किप हो गई थी, जो मैंने क्लियर कर दिया आपको, अब हम कल जो अपना वीडियो आगे बनाएंगे या उसको तैयार करेंगे, वो आपके उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होगा कि हम लोगों ने परागण पढ़ लिया है, स्वपरागण और परपरागण। अब हम कल जो स्टार्ट करेंगे वो निषेचन, दोहरा निषेचन व त्रिशल्यन, जिससे पहले हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से आपके परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद अंकुरण होता है, और फिर किस तरीके से वो चलता हुआ आपके बीजांड की ओर मादा यूनिट में प्रवेश करता है, तब जाकर निषेचन होगा। क्लियर? तो कल हम सीखेंगे परागकण के अंकुरण के बाद उस परागकण से निकलने वाली परागनलिका का आपके वर्तिका से होता हुआ बीजांड के अंदर किस तरीके से प्रवेश होता है, और फिर किस तरीके से मादा यूनिट में मादा युग्मकों का संलयन और नर युग्मकों का संलयन होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय पीरियड्स, मेरा टॉपिक। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा और आप अपनी उम्मीदों के साथ आगे पढ़ाई जारी रखिएगा। आपको निश्चित सफलता मिलेगी, आप निश्चित सक्सेस होंगे और आपका करियर बहुत अच्छा होगा। थैंक यू।